कभी इस बात पे गौर किया गया है कि जैसे हनुमान चालीसा की पंक्तियां होती हैं या बचपन में सुनी गई कोई पुरानी कविता, वो इतनी आसानी से हमारी जुबान पर कैसे चढ़ जाती है? हाँ, ये तो है। हम अक्सर गुनगुनाते रहते हैं बिना सोचे। बिल्कुल। और मतलब अक्सर लोग यही सोचते हैं कि ये सिर्फ एक अच्छी धुन है या फिर बस भावनाओं का असर है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद हमारी पूरी सोच को बदल कर रख दे। एकदम सही कहा। और मुझे लगता है कि आज का विषय बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है ना? आज का हमारा विषय है छंद। और इसके लिए हमने जो स्रोत खंगाले हैं ना, निधि एकेडमी, उत्कृष्ट क्लासेस और गुरुजी वर्ल्ड के बेहद शानदार व्याकरण व्याख्यान। तो आज का हमारा मिशन ही यही है कि उस छिपी हुई गणितीय संरचना, उस पूरे मैट्रिक्स को डिकोड किया जाए जो किसी भी कविता की असल नींव होती है। मतलब वो ढांचा जिस पर कविता खड़ी होती है। क्योंकि कविता सिर्फ भावनाओं का ऐसा ही कोई स्वतंत्र बहाव नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सख्त, एक सटीक विज्ञान काम कर रहा है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। ये सफर वाकई, मेरा मतलब है, बहुत ही रोमांचक होने वाला है। क्योंकि जब हम छंद शब्द की जड़ों की तरफ जाते हैं ना, तो इसका मूल अर्थ ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। अच्छा, तो ये शब्द आया कहाँ से है? ये संस्कृत की छद धातु से निकला है और इसका मतलब होता है आह्लादित करना, या आसान भाषा में कहें तो मन को खुश करना। आह्लादित करना मतलब जो सुनकर सीधा दिल को अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी शब्दों की एक ऐसी जमावट जो सीधे हृदय को आनंदित कर दे। और मजे की बात यह है कि ये कोई नई खोज नहीं है। इसका ऐतिहासिक संदर्भ बहुत बहुत गहरा है। हाँ, मैंने भी उन व्याख्यानों में देखा कि इसका इतिहास काफी पुराना है। जी, छंद शास्त्र के प्रणेता असल में पिंगल ऋषि थे और उन्हीं के सम्मान में, आपको पता है ऐसे क्या कहा जाता है? इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अरे वाह, पिंगल शास्त्र। हाँ, और अगर हम सबसे पुराने प्रमाण की बात करें तो ऋग्वेद में इसका सबसे पहला उल्लेख मिलता है। मतलब ये इतना प्राचीन है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? क्या? देखिए, जिस तरह सामान्य बोलचाल, गद्दे, यहाँ हमारी कहानियों को सही ढंग से बांधने के लिए हमारे पास व्याकरण होता है ना। हाँ, संज्ञा, सर्वनाम और वो सब। एकदम वही। तो ठीक उसी तरह पद्य यानी कविता का भी अपना एक अलग व्याकरण है, और कविता के इसी व्याकरण का नाम ही छंद है। बिल्कुल। और सच कहूं तो ये विचार अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है कि रचनात्मकता का भी अपना एक कड़ा नियम कानून हो सकता है। मतलब लोग तो अक्सर यही कल्पना करते हैं ना कि एक कवि किसी शांत जगह पर, किसी पहाड़ पर बैठा है और उसके मन से अचानक बस कविताएं फूटने लगी। हाँ, वो जो एक रोमांटिक सा ख्याल होता है कविताओं को लेकर। वही तो। लेकिन इन उत्कृष्ट व्याख्यानों को समझने के बाद ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि एक बेहतरीन कविता के पीछे एक बहुत ही कसी हुई शारीरिक संरचना होती है, एक पूरी एनाटॉमी। सही कहा। और इसी को छंद के 7 अंग कहा जाता है। हाँ, 7 अंग। ये 7 अंग हैं: चरण, वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, यति, गति और तुक। अब सुनने वालों को ये भारी लग सकता है, लेकिन इसे आसानी से समझने के लिए उन सोर्सेज में एक बहुत ही मनोरंजक, सच में बहुत मजेदार उदाहरण दिया गया है। जरा इसे सुनिए। आई मुसीबत देख के गंजे तू क्यों रोई, आई मुसीबत कोई भी तेरा बाल न बाका होई। इसी तो वाकई बहुत ही हास्यप्रद उदाहरण है ना? अब ये लाइन सुनकर कोई भी हंस पड़ेगा, लेकिन तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये छंद के 7 अंगों को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये हास्यप्रद उदाहरण हमें उस कंकाल तंत्र, उस स्केलेटन को समझने का मौका देता है जिस पर कोई भी कविता खड़ी होती है। तो चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। हाँ, प्लीज। सबसे पहले चरण से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है चरण, जिसे हम पद भी कहते हैं। अमूमन एक मानक छंद में 4 चरण यानी 4 पंक्तियां या हिस्से होते हैं। जैसे 4 लाइनों की कोई कविता हो गई। हाँ, और एकदम गणित की तरह ही इसमें पहला और तीसरा चरण विषम चरण कहलाता है, ऑड नंबर्स की तरह, जबकि दूसरा और चौथा सम चरण होता है, यानी इवन। अच्छा, तो 1 3 विषम और 2 4 सम। ये तो आसान है। बिल्कुल। इसके बाद जो 2 अंग आते हैं वे सीधे तौर पर हमारे बोलने के तरीके से जुड़े हैं, यति और गति। यति और गति, ये सुनने में जुड़वा भाइयों जैसे लगते हैं। हाँ, काफी हद तक। यति का मतलब है विराम लेना। जैसे जब हम कोई लंबी पंक्ति पढ़ते हैं तो फेफड़ों को सांस लेने के लिए या किसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बीच में जो एक हल्का सा ठहराव आता है ना, जैसे कॉमा पर रुकते हैं। एकदम सही, वही यति है।
और गति का अर्थ है उस कविता का फ्लो या उसकी लय। सोचिए, बिना गति के कविता को पढ़ने और किसी अखबार की न्यूज पढ़ने में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, वो लय ही तो कविता को कविता बनाती है, और इसी लय को बांधने का काम करता है तुक, जो कि मुझे लगता है सबसे परिचित अंग है। हाँ, तुकबंदी तो सबको पता होती है। वही, कविता के अंत में मिलने वाले जो समान स्वर होते हैं वे तुक कहलाते हैं। जैसे हमारे उस मजेदार गंजे वाले उदाहरण में रोई और होई शब्द इस्तेमाल हुए थे। हाँ, रोई और होई। तुकबंदी ही वो फेविकॉल है जो किसी भी गीत को हमारे दिमाग में चिपका देती है। लेकिन इन सातों अंगों में एक ऐसा अंग भी है जो सबसे ज्यादा तकनीकी और रहस्यमयी लगता है, और वो है गण। गण, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। हाँ, क्योंकि व्याख्यानों में बताया गया है कि गण असल में 3 वर्णों का एक समूह होता है और कुल 8 प्रकार के गण होते हैं। इन्हें याद रखने के लिए एक बहुत ही प्राचीन सूत्र दिया गया है, यमाताराज भान स लगा। यमाताराज भान सा लगा। हाँ, पहली बार सुनने में तो ये किसी जादुई मंत्र जैसा लगता है, जैसे हैरी पॉटर का कोई स्पेल हो, लेकिन असल में ये एक पूरा मास्टर फॉर्मूला है। बिल्कुल, वो कोई साधारण शब्द या मंत्र नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा एल्गोरिथम है। अक्सर लोग यहीं आकर उलझ जाते हैं, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, इसे डिकोड करना जरूरी है। तो इस यमाताराज भानसलगा सूत्र में 8 गणों के नाम और उनकी मात्राओं का क्रम छिपा हुआ है। उदाहरण के लिए पहला अक्षर लेते हैं य, इससे बनता है यगण। य से यलगण, ठीक है। अब अगर हमें ये पता करना है कि इस यगण में मात्राओं का क्रम क्या होगा, तो हम सूत्र के पहले 3 अक्षर उठा लेंगे, जो हैं य, मा, ता। अच्छा, तो आगे की 3 अक्षर साथ में लेने हैं। जी। अब य में 1 मात्रा है, मा में आ का डंडा है तो 2 हैं, और ता में भी 2 हैं, यानी यगण का पैटर्न हमेशा 1-2-2 होगा। अरे वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है ना? इसी तरह अगला अक्षर मा है, जिससे मगण बनता है, और उसके लिए हम मा ता रा उठाएंगे, जिसका पैटर्न 2-2-2 हो जाएगा। मतलब हर बार एक कदम आगे बढ़ना है और 3 अक्षर उठाने हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। ये 3-3 अक्षरों का समूह ही वो सांचा है जिसमें शब्दों को ढाला जाता है। लेकिन इस पूरे ढांचे की जो सबसे छोटी और एकदम बुनियादी ईंट है, वो है मात्रा, और यहीं से छंद का असली गणित शुरू होता है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि छंद को पहचानना कोई अंदाजे या तुक्के का खेल नहीं रह जाता। ये पूरी तरह से गणितीय गणना है। 100% गणित है। और इस गणना के 2 मुख्य स्तंभ हैं, लघु और गुरु। लघु का सीधा सा मतलब है छोटा, और इसकी गिनती हमेशा 1 मात्रा के रूप में की जाती है। जी। इसमें अ, ए, उ, री जैसे छोटे स्वर आते हैं। और एक खास बात मैंने नोट की कि चंद्र बिंदु को भी लघु के श्रेणी में ही रखा जाता है। इसे दर्शाने के लिए एक सीधी खड़ी रेखा या पाई का इस्तेमाल होता है, जैसे फुल स्टॉप के बिना वाला आई। हाँ, एक सीधी लाइन। वहीं दूसरी तरफ है गुरु यानी बड़ा। इसकी गिनती 2 मात्राओं के रूप में होती है। इसमें सारे बड़े स्वर आते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, और साथ ही अंग तथा अह। और गुरु को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा एक खास चिन्ह प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल। तो सुनने में एकदम सीधा सा गणित लगता है कि भाई छोटे स्वर को 1 मान लो और बड़े स्वर को 2 मान लो। हाँ, सतह पर देखने से ये बहुत ही आसान लगता है, लेकिन सबसे बड़ी उलझन यहीं से पैदा होती है। और निधि एकेडमी तथा उन अन्य व्याकरण व्याख्यानों ने जिस तरह से इस गुत्थी को सुलझाया है ना, वो सच में एक दिमाग की बत्ती जलाने वाला पल है। वो अपवाद वाला हिस्सा। हाँ, आमतौर पर तो यही मान लिया जाता है कि अगर किसी अक्षर में छोटा स्वर लगा है तो वो हमेशा लघु यानी 1 मात्रा ही होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तो फिर क्या होता है? केवल स्वर ही नहीं, बल्कि शब्दों की बनावट भी मात्रा का वजन तय करती है। इसका सबसे बड़ा अपवाद यह है कि किसी भी संयुक्त अक्षर, यानी जिसे आम भाषा में आधा अक्षर कहते हैं, या हलंत वाले अक्षर से ठीक पहले आने वाला जो वर्ण होता है ना, वो हमेशा गुरु यानी 2 मात्रा का बन जाता है। मतलब आधा अक्षर अपने से पहले वाले अक्षर को बड़ा कर देता है। एकदम सही। फिर चाहे उस पहले वाले अक्षर में सिर्फ अ की ही मात्रा क्यों ना हो, वो 2 मात्रा गिना जाएगा। ये बात कई बार अच्छे जानकारों को चकरा देती है। और इस बात को साबित करने के लिए जो उदाहरण दिए गए हैं वो सच में पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। जैसे सबसे पहला शब्द लेते हैं सत्य। हाँ, सत्य का उदाहरण बहुत सटीक है। अब अगर कोई सिर्फ नियम रटकर बैठा है तो वो कहेगा कि स में तो सिर्फ अ का स्वर है,
इसलिए ये एक मात्रा यानी लघु होना चाहिए। साधारण नियम तो यही कहता है। लेकिन यहीं पर वो अपवाद काम आता है। स के ठीक बाद आधा त है, तो उस आधे त का पूरा दबाव उस स पर आ जाता है और ये स लघु से गुरु में बदल जाता है, यानी इसकी 2 मात्राएं हो जाती हैं। बिल्कुल। और अंत में य की 1 मात्रा। तो सत्य में कुल मिलाकर 3 मात्राएं हो गई। इसी तरह एक और शब्द का जिक्र किया गया था, राख्य। राख्य, जी। इसमें ख आधा है, इसलिए नियम के मुताबिक रा गुरु हो जाएगा और इस विशिष्ट उदाहरण के लिए गणना के हिसाब से कुल 5 मात्राएं गिनी गई हैं। ये दिखाता है कि कैसे शब्दों का वजन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। बिल्कुल। और एक शब्द जो हमेशा, मतलब लगभग हमेशा लोगों से गलती करवाता है, वो है कर्म। अब जरा कर्म की संरचना को देखिए। कर्म, क और म के ऊपर र। हाँ, क के साथ सिर्फ अ की ध्वनि है और म के ऊपर र की रेफ लगी है। अब ये जो र की रेफ है, वो तकनीकी रूप से एक आधा अक्षर ही तो है, जो म से पहले बोला जाता है। हाँ, हम क र म तो नहीं बोलते, कर्म बोलते हैं। सही कहा। अब हमारे उसी नियम के अनुसार इस आधे र के कारण उससे ठीक पहले वाला अक्षर यानी क लघु से बदलकर गुरु हो जाता है। ओहो, तो क की 2 मात्राएं हो गई। बिल्कुल। तो क की हो गई 2 मात्राएं और म की 1 मात्रा। कुल मिलाकर कर्म शब्द में 3 मात्राएं होती हैं। ये तो एकदम गणित के फॉर्मूला जैसा काम कर रहा है। हाँ, और अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझे ना, तो ये कोई जबरदस्ती थोपा गया नियम नहीं है। जब हम कर्म या सत्य बोलते हैं, तो आप खुद बोलकर देखिए, हमारे मुंह से पहला अक्षर ज्यादा समय और ज्यादा जोर लेता है। हाँ, सत्य, स पर जोर पड़ रहा है। वही प्राचीन ऋषियों ने ध्वनि विज्ञान के इसी प्राकृतिक खिंचाव को पहचाना और उसे गणितीय रूप में 2 मात्राओं का मान दे दिया। ये हमारी बोली का एकदम सटीक गणितीय अनुवाद है। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे सदियों पहले ध्वनियों का इतना सूक्ष्म विश्लेषण कर लिया गया था, मतलब बिना किसी मॉडर्न मशीन के। बिल्कुल, वो भी एकदम सटीकता के साथ। अब ये मान लेना बहुत स्वाभाविक है कि इतने सारे नियम, ये सारे अपवाद, लघु गुरु और आधे अक्षरों का ये जो पूरा गणित है, ये किसी भी सीखने वाले को जानकारी के बोझ तले दबा सकता है। हाँ, कोई भी घबरा जाएगा शुरू में। लेकिन इन व्याख्यानों की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने इस जटिलता को बहुत ही व्यावहारिक बना दिया है। मात्रिक छंदों को पहचानने और याद रखने के लिए कुछ बेहतरीन चीट कोड्स या ट्रिक्स दी गई हैं। वो ट्रिक्स तो कमाल की हैं। हाँ, सबसे पहले सममात्रिक छंद की बात करते हैं, जिसका मतलब है ऐसे छंद जिनके हर चरण में मात्राओं की संख्या बिल्कुल बराबर होती है। इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताई गई है, चारों गीत हरि गीतिका। चारों गीत हरि गीतिका। जी, ये एक लाइन अपने अंदर 4 अलग-अलग छंदों का पूरा डेटाबेस समेटे हुए है। ये ट्रिक सच में बहुत प्रभावशाली है। चलिए, इस चारों गीत हरि गीतिका को जरा खोलते हैं। इसमें चा से बनता है चौपाई, जिसके हर चरण में सटीक 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं, मतलब हनुमान चालीसा? एकदम सही। फिर रो से बनता है रोला, जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। गीत से गीतिका बनता है, जिसमें 26 मात्राएं हैं, और अंत में हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। 16, 24, 26, 28। जी, ये क्रम भी ध्यान देने लायक है। अगर आपके सामने कोई भी कविता रखी हो और आप मात्राएं गिनना शुरू करें और हर एक पंक्ति में ठीक 16 मात्राएं आ जाएं, तो आप बिना किसी संकोच के कह सकते हैं कि वो चौपाई है। और जैसा कि आपने अभी कहा, हनुमान चालीसा इसका सबसे उत्तम उदाहरण है, जो शुरू से अंत तक इसी 16 मात्राओं के सममात्रिक ढांचे पर मजबूती से टिका हुआ है। वो ट्रिक तो सच में बहुत समय बचाती है। अब सममात्रिक के बाद जो दूसरा प्रकार आता है, वो है अर्ध सममात्रिक छंद। इसके तो नाम से स्पष्ट है कि इसमें आधा हिस्सा समान होता है, यानी आधा एक जैसा और बाकी आधा एक जैसा। हाँ, मतलब पहला और तीसरा चरण एक जैसा होगा और दूसरा और चौथा चरण एक जैसा होगा। इसे याद रखने के लिए जो ट्रिक दी गई है, वो किसी भी क्रिकेट फैन को बहुत पसंद आएगी। वो 200 रन वाली? हाँ, ट्रिक है 200 रन बल्ले से। पहली बार सुनने पर लगता है जैसे किसी बल्लेबाज की तारीफ हो रही है कि उसने बल्ले से 200 रन ठोक दिए, लेकिन असल में इस 200 रन बल्ले से में 4 प्रमुख अर्ध सममात्रिक छंद छिपे हुए हैं। दोहा, सोरठा, बरवै और उल्लाला। बिल्कुल। इस ट्रिक के भीतर का गणित और भी ज्यादा दिलचस्प है।
इसमें सबसे पहले दोहा और सोरठा के आपसी संबंध को समझना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल दर्पण या मिरर इमेज की तरह हैं। मिरर इमेज वो कैसे? देखिए, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए रहीम का वो प्रसिद्ध दोहा लेते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। हाँ, ये तो सबने सुना है। अगर हम रहीमन पानी राखिए की मात्राएं गिनेंगे तो वे एकदम 13 निकलेंगी और बिन पानी सब सून में बिल्कुल 11 मात्राएं होंगी। अच्छा, 13 और 11 का कॉम्बिनेशन। जी। अब सोरठा इसका ठीक उल्टा होता है, यानी अगर कोई दोहा के चरणों को पलट दे तो वो सोरठा बन जाता है। इसमें पहले और तीसरे में 11-11 आ जाएंगी और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। अरे वाह, ये बिल्कुल किसी समीकरण या इक्वेशन को पलटने जैसा है। बिल्कुल वही है। और इस ट्रिक के बाकी बचे 2 छंद भी कम रोचक नहीं है, बरवे और उल्लाला। बरवे में पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं। 12 और 7? हाँ, और उल्लाला में ये खेल 15 और 13 मात्राओं का होता है। ये ट्रिक सच में उस डर को दूर कर देती है जो छंद शास्त्र का इतना भारी भरकम नाम सुनकर पैदा होता है। लेकिन इन व्याख्यानों में एक तीसरे प्रकार के छंद का भी जिक्र किया गया है, जो सम और अर्धसम दोनों से थोड़ा अलग है और कह सकते हैं कि अधिक जटिल भी है। उसे विषम मात्रिक छंद कहा जाता है। यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि विषम मात्रिक छंद स्वतंत्र रूप से नहीं बनते। मतलब ऐसा नहीं है कि उनका अपना कोई अलग बेस है। तो फिर ये कैसे बनते हैं? ये 2 अलग-अलग छंदों को मिलाकर बनाए जाते हैं, एकदम वैसे ही जैसे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री में 2 अलग-अलग तत्वों को मिलाकर एक नया कंपाउंड बनाया जाता है। मिक्सचर कह सकते हैं। हाँ, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कुंडलिया। कुंडलिया का निर्माण एक दोहा और एक रोला को आपस में जोड़ने से होता है। दोहा और रोला को जोड़ दिया। जी, इसमें कुल 6 चरण होते हैं और हर चरण में 24 मात्राएं बैठती हैं। लेकिन कुंडलिया को पहचानने के लिए आपको हमेशा मात्राएं गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ, इसकी अपनी एक बहुत ही खास शाब्दिक पहचान है। कुंडलिया जिस शब्द से शुरू होती है उसका अंत भी बिल्कुल उसी शब्द पर होता है। बिल्कुल। व्याख्यानों में भी इस चक्रीय साइकिल का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। अगर कोई कुंडलिया साई शब्द से शुरू हो रही है तो उसकी छठी और आखिरी पंक्ति का जो अंतिम शब्द होगा वो भी साई ही होगा। एकदम सही। ये ऐसा है जैसे एक यात्रा जहां से शुरू हुई पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस वहीं आकर खत्म हो गई। ऐसा लगता है कि शायद इसी घुमावदार प्रकृति की वजह से इसे कुंडलिया कहा जाता है, जैसे कोई सांप कुंडली मारकर बैठा हो। काफी अच्छी एनालॉजी है ये। और इसी श्रेणी में एक और छंद आता है छप्पय, जो रोला और उल्लाला के मेल से बनता है। इन सारी संरचनाओं को देखकर सच में ये महसूस होता है कि प्राचीन काल के कवि सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं लिख रहे थे, बल्कि वो एक बहुत ही जटिल पहेली को सुलझा रहे थे। वे एक साथ भाषाविद भी थे और गणितज्ञ भी। और यही बात इस पूरे विषय को इतना असाधारण बनाती है। पिंगल शास्त्र कोई साधारण साहित्य नहीं है, ये अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। बिल्कुल। सोचिए, जब कोई कवि एक चौपाई रच रहा होता है तो उसे सिर्फ अच्छे शब्दों या उनके अर्थ के बारे में नहीं सोचना होता। उसके दिमाग में एक साथ कई कैलकुलेशन चल रही होती है। उसे ये सुनिश्चित करना होता है कि जो बात वो कह रहा है उसका वजन ठीक 16 मात्राओं में फिट बैठे। 16 से एक भी ऊपर नीचे नहीं। जी, अगर उसने गलती से किसी शब्द में एक आधा अक्षर भी ज्यादा लगा दिया तो मात्राएं 17 हो जाएंगी, लय वहीं टूट जाएगी और वो चौपाई नहीं रहेगी। ये शब्दों का ऐसा कठोर अनुशासन है जो कविता को सदियों तक जीवित रहने और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जुबान पर याद रहने की ताकत देता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो ये है कि कविता कोई अंधाधुंध या दिशाहीन भावनाओं का बहाव बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। ये एक बेहद कसी हुई, बहुत ही अनुशासित और सटीक गणितीय संरचना है। इसके पीछे मात्राओं को गिनने का जो ये पूरा मैट्रिक्स है, जहां लघु और गुरु का खेल है, जहां आधे अक्षरों का अपना एक अलग ही दबाव है, वो सब मिलकर एक ऐसा संगीत पैदा करते हैं जो सीधा दिमाग से होते हुए हमारे दिल में उतर जाता है। सही बात है। इस विश्लेषण के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि सुनने वाले अगली बार जब भी कोई कविता, दोहा या यहाँ तक कि कोई फिल्मी गीत भी सुनेंगे तो वो सिर्फ उसकी धुन में नहीं खोएंगे, बल्कि वो उसके पीछे छिपे उस अद्भुत गणित, उस शानदार शिल्प या क्राफ्ट पर भी ध्यान देंगे
वे ये महसूस कर पाएंगे कि कहाँ 13 और 11 का यति आ रहा है और कैसे तुकबंदी चीजों को बांध रही है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज को डेटा, पैटर्न और एल्गोरिथम में बदला जा रहा है। AI का जमाना है। बिल्कुल। तो अगर हम इस बात को स्वीकार कर लें कि छंद अनिवार्य रूप से विशुद्ध गणित है, मतलब मात्राओं की गिनती, संयुक्त अक्षरों के नियम और लय का एक ऐसा सटीक विज्ञान जिसे फॉर्मूले में बांधा जा सकता है, तो क्या भविष्य में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? आप AI द्वारा कविता लिखने की बात कर रहे हैं? हाँ, क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम में पिंगल ऋषि के इन प्राचीन छंद शास्त्रों के सारे कड़े नियमों, यति, गति, गण और 13-11 के गणित को फीड कर सकते हैं? और क्या वो AI ऐसी कविताएं रच पाएगा जो अपनी गणितीय और संरचनात्मक परफेक्शन में इतनी निखुंट या फ्लॉलेस हों कि वे इंसानी भावनाओं को प्राचीन काल के महानतम कवियों से भी अधिक गहराई तक छू सके? बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये 16 मात्राओं का गणित ही मशीन को एक महान कवि बना देगा, या फिर इन मात्राओं के पार भी कोई ऐसी इंसानी चेतना है जिसे दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स कभी डिकोड नहीं कर सकता।